हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु और सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसमें सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। जो पेपर आपके दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में हुए थे, उनका हम सॉल्यूशन इसमें कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो बेसिक से भी आप तैयारी करें, 6 to 8 के एनसीईआरटी भी पढ़ें आप। एनसीईआरटी से ही मैं पढ़ा रही हूँ, मेरी अलग से भी क्लासेस इस पर चैनल पर आपको मिल जाएंगी। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है और हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप वो वाली क्लासेस भी देखें, साथ ही साथ इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करें। तो इन दोनों सीरीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज जो क्वेश्चन पेपर हमने लिया है वो है 23 दिसंबर 2021 का। तो इससे पहले कुछ क्वेश्चन पेपर मैं करा चुकी हूँ, सीक्वेंस से मैं करा रही हूँ जिससे कोई क्वेश्चन पेपर ना छूटे। तो जब आपके एग्ज़ाम से स्टार्ट हुए थे तो 16 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे, जिसमें कि पेपर 2 नहीं हो पाया था। तो उसके बाद जो फर्स्ट पेपर आपका हुआ था इसमें पेपर 2 का, वो 20 दिसंबर में हुआ था। तो 20 दिसंबर से मैं आपके कंटिन्यूस ये सीरीज़ करा रही हूँ। तो आज 23 दिसंबर का हम पेपर करने वाले हैं इसमें, और स्टार्ट करते हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भारतीय उपमहाद्वीप के पहले साम्राज्य पर एक परियोजना की योजना बना रहे हैं। आप इसके बारे में पता लगाने के लिए कह रहे होंगे। यू आर प्लानिंग अ प्रोजेक्ट ऑन द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स, यू वुड बी आस्किंग टू फाइंड आउट अबाउट। अगर आपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। वैसे तो ये कुछ पैडागोजिकल लग रहा है थोड़ा सा, बट अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप इसको कर पाएंगे। उपमहाद्वीप क्या होता है ये मैं आपको चैप्टर में ही बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर क्यों होगा देख लेते हैं। देखो, जो मौर्य साम्राज्य था ना, ये प्राचीन भारत में हम बात करें तो सोन और गंगा नदी की हमने बात करी थी उस चैप्टर में, कि सोन जो है गंगा की सहायक नदी है और इनके आसपास कुछ नगर बसे थे। तो इसके आसपास जो पहला साम्राज्य जो डेवलप हुआ था वो था मौर्य साम्राज्य। तो अगर हम देखो अर्लीस्ट एम्पायर्स की अगर बात करेंगे तो उसमें मौर्य एम्पायर का ही नाम आएगा। तो इसीलिए हमने वो ऑप्शन में क्या सेलेक्ट किया है, मौर्य एम्पायर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अगर बात करें इस एम्पायर की तो ये लगभग 321 से 185 ईसा पूर्व तक चला था, यानी कि बीसी की बात अगर हम करते हैं, बीसीई या फिर बीसी, जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ आपको ईयर के मामले में, तो उसमें आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक ये चला था। लगभग हम कह सकते हैं कि 135 साल का पूरा ये टाइम पीरियड इनका रहा मौर्य एम्पायर का। तो हम कहेंगे कि जो स्टार्टिंग का जो एम्पायर था, फर्स्ट एम्पायर जो था वो मौर्य एम्पायर ही था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि द अर्लीस्ट कॉइन्स आर कॉल्ड पंचमार्क कॉइन्स बिकॉज। तो जो सबसे मतलब पहले के जो कॉइन्स थे उनको आहत सिक्के क्यों कहा जाता था, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धातु के सिक्कों पर डिज़ाइन छिद्रित किए गए थे। डिजाइंस वर पंच्ड ऑन टू द मेटल कॉइन्स। तो देखो, ये इनको आहत सिक्के यानी पंचमार्क कॉइन्स इसलिए कहा गया था क्योंकि जो मेटल होता है ना, जैसे कि चांदी या तांबा, इस पर क्या करके पंच कर करके ये सिक्के बनाए जाते थे। डिज़ाइन एक तरह से गोदा जाता था, एक वर्ड इसके लिए ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, पंच। एक बार देख लेते हैं आगे किस तरह के होते हैं। तो देखो यहाँ पर देख लेते हैं हम। अब देखो यहाँ पर पाएंगे ये चांदी के सिक्के आप देख रहे हैं। तो चांदी का सिक्का, और इस पर क्या होता था, डिज़ाइन इस पर क्या करा जाता था, पंच किया जाता था, इसीलिए इनको क्या कहा गया, पंचमार्क कॉइन कहा गया। तो अगर हम इनकी बात करें तो देखो ये लगभग हम कहेंगे कि चांदी के सिक्के, चांदी या तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों को इस पर उकेरा जाता था, आहत करके बनाया जाता, पंच करके बनाया जाता था, इसलिए इनको क्या कहा गया, आहत सिक्के कहा गया। और आहत सिक्के सामान्यतः अगर बात करें आकार की तो ये आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। मतलब कई तरह की शेप्स इसकी मिलती थी। आयताकार इस तरह का होता है, आमने सामने की जो इसकी भुजाएं होती है वो एक जैसी होती है, इक्वल होती है। वर्गाकार कुछ इस तरह का हो जाएगा, और गोल जो कि आप इसमें भी देख रहे हैं। गोल पूरी तरह तो गोल नहीं हो पाते थे पहले, तो इस तरह के जो शेप होती है उसको हम गोल कह सकते हैं। तो हम कहेंगे धातु पर ये एक तरह से बनाए जाते थे। तो इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे। आजकल भी आपने ठप्पे से कुछ देखा होगा, मार्क बनाए जाते, कुछ इमेजेस बनाई जाती है। तो वो जैसे ऊपर से हम इस पर सिक्के पर वो लगाएंगे कुछ इस तरह से, तो वही आकृति हमको मिल जाएगी। तो इसीलिए ये क्या कहलाए, आहत सिक्के कहलाए। और ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। मतलब देखो, ये जब ईसवी स्टार्ट हुई थी, ईसा का जन्म हुआ था,
तो उसके बाद तक ये प्रचलन में रहे थे, यानी कि जो ईसा पूर्व है उससे ही ये प्रचलन में आ गए थे। तो इन बातों को इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान दासों को उच्च पदों पर नियुक्त करने का क्या कारण था? व्हाट वाज द रीजन फॉर अपॉइंटिंग स्लेव्स टू हाई पोजीशन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत? तो आपने सुना भी होगा, दिल्ली सल्तनत के दौरान अधिकांश मतलब दास ही मिलते थे जो कि मतलब उच्च पदों पर उनको बिठाया जाता था, हाई पोजीशन उनको दी जाती थी। तो उसका एक रीज़न था ऐसा, क्योंकि और किसी सल्तनत में या फिर और किसी एम्पायर में नहीं होता था। तो इसमें रीज़न क्या था? रीज़न था कि वे भरोसेमंद और अपने मालिक पर निर्भर थे। दे वर ट्रस्ट वर्दी एंड डिपेंडेंट ऑन दियर मास्टर। तो एक तरह से कहेंगे हम, जो भरोसेमंद जो उनकी क्वालिटी थी वो भरोसे करने लायक थे, इसलिए ही उनको उच्च पद दिए जाते थे, जिससे क्योंकि हाई पोजीशन जो होती हैं एक तरह से सेंसिटिव होती हैं, तो इसीलिए उनको रखा जाता था क्योंकि वो भरोसेमंद होते थे। भरोसा मतलब जीत लेते थे एक तरह से सुल्तानों का। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने खास की स्थापत्य विशेषताओं ने कैसे यह विचार दिया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि था? हाउ डिड आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द दीवाने खास गिव द आइडिया दैट द किंग वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड? कहने का मतलब ये है कि दीवाने खास जो है कुछ इस तरह से बना हुआ था कि वो ये दर्शाता था कि जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, एक तरह से हम कहेंगे ईश्वर का एक तरह से दूत होता है। तो ऐसी क्या विशेषताएं उसमें होती थी, तो ये बताना है। तीन हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, इसमें से बताना है। तो करेक्ट आंसर हम देखें तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ए और सी हमारे सही इसमें होंगे। ए और सी क्यों सही है? देखो, जो विशेषताएं थी कुछ इस तरह की थी, जो ऑडियंस हॉल होते थे, दर्शकों के जो हॉल होते थे, लोग जहाँ पर बैठते थे, तो वो एक तरह से मस्जिद के समान बनाए गए थे। तो एक तो ये वजह हो गई, मस्जिद के समान बनाए गए थे, तो मतलब क्या है, वो राजा को एक तरह से ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, इस वजह से बनाए गए थे। और दूसरा क्या था, सिंहासन को इस तरह से रखा गया था कि मुस्लिम प्रार्थना के समय यह उनके मुंह की दिशा में सामने दिखता था। अब देखो, राजा अगर यहाँ पर बैठा है और यहाँ पर उसके सामने जनता है यहाँ पर, तो देखो अब राजा की तरफ अगर वो मुंह कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो ईश्वर की इबादत कर रहे हैं, मतलब वो राजा की इबादत कर रहे हैं। तो एक तरह से कहेंगे कि राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा जाता था। इस तरह का जो स्ट्रक्चर था दीवाने खास का, वो यही रिप्रेजेंट करता था एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए और बी कथन दिए हुए हैं, तो इसमें सही और गलत हमें सेलेक्ट करना है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अंग्रेजों ने एक समान सैन्य संस्कृति विकसित करना शुरू किया तो इसने सिपाहियों के बीच समस्याएं पैदा कर दी। और दूसरी स्टेटमेंट है, पेशेवर सैनिकों की फौज तैयार करने में जाति और समुदाय की भावनाओं की अनदेखी की गई। तो जो हमारी ए और बी स्टेटमेंट है वो हमारी दोनों ही करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही दी गई है। देखो, ये बात कर रहे हैं 19वीं शताब्दी की शुरुआत की, यानी कि 1800 के बाद की। अब देखो, जो क्रांति हुई थी वो थोड़ा आगे चल करके हुई थी, 1857 में हुई थी। अब देखो, धीरे धीरे ही तो ये क्रांति का रूप लिया था इसने। जब इन्होंने धीरे धीरे इन सिपाहियों के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी करनी शुरू करी, तो धीरे धीरे ये चीज़ें जो है बढ़ती चली गई। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत जो थी, तो इन्होंने एक समान सैन्य संस्कृति विकसित करना शुरू किया। तो अब क्या हुआ, इससे सिपाहियों के बीच में समस्याएं पैदा हो गई। और इन्होंने देखो, जाति और समुदाय की जो भावनाएं पहले होती थी ना, आपको पता ही होगा कि जो पहले का टाइम था ये ज़्यादा चीज़ें मानी जाती थी, कास्ट और कम्युनिटी ज़्यादा मानी जाती थी। लेकिन इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को अनदेखा कर दिया। तो ये जो है हमारे दोनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हो जाएंगी। और एक्सप्लेनेशन जो है, अब क्योंकि ये जब जाति और समुदाय को उन्होंने अनदेखा कर दिया तो इसकी वजह से हुआ क्या कि सिपाहियों के बीच समस्याएं पैदा होने लगी, क्योंकि जो एक तरह से विरोधी हो जाएंगे सिपाही अंग्रेजों के, जब क्योंकि उनकी जो संस्कृति है उसको वो अनदेखा अगर करेंगे, सैनिकों की संस्कृति को अगर अनदेखा करेंगे या उनके कल्चर को निगलेक्ट करेंगे, तो सिपाहियों में क्या होगी, विद्रोह की भावना एक तरह से आ जाएगी। तो वही हुआ इसके दौरान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान अहोमों पर दिए गए कथनों ए, बी और सी पर विचार करें। एक तरह से ये अहोम के बारे में है, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कम्युनिटी थी उस टाइम पर। और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनके बारे में, वो बताना है हमें कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो अगर हम देखें करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए एंड बी आर ट्रू। तो इसमें देखो, अगर अहोम की बात करें हम, अहोम कुलों में विभाजित थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रत्येक कबीले कई गांवों को नियंत्रित करते थे। एक तरह से कबीले होते थे इनके, और ये कई गांवों को नियंत्रित करते थे, और उनके अपने आदिवासी देवता थे। देखो, ये जो हमारा कम्युनिटी वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये पहले से चलता आया है। तो ये भी एक तरह की कम्युनिटी थी। तो और हर कम्युनिटी की अपनी अपनी विशेषताएं होती थी, कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ की। तो ये कुछ विशेषताएं थी अहोम कम्युनिटी की। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभिकथन दिया हुआ है और उसका तर्क दिया हुआ है।
तो बताना है अभिकथन जो दिया है वो सही है और उसका तर्क भी सही है या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ए इज़ ट्रू है और आर फॉल्स है, मतलब ए स्टेटमेंट जो है हमारी वो सही है, लेकिन जो इसका तर्क दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है। देखो अगर हम देखें इसको 17वीं शताब्दी तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के कई हिस्सों में नील के बागान शुरू हो गए थे। देखो पहले तो ये पूरी तरह से भारतीय नील पर डिपेंड होते थे। इंडिगो आपने सुना ही होगा, जो इंडिगो होता था उसकी काफ़ी डिमांड थी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इसकी। तो अब देखो जब डिमांड थी तो फिर काफ़ी देशों में इसको उगाना भी शुरू कर दिया। अब क्योंकि डिमांड थी तो इसके डिमांड के कई रीज़न थे। एक तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि इससे गहरा नीला रंग मिलता था और जो कि काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगता था, तो इसीलिए भारतीय नील पर वो डिपेंड होते थे और डिमांड भी उसकी काफ़ी होती थी। तो लेकिन जो कथन दिया है वो तो सही है कि नील के बागान अमेरिका में शुरू हो गए थे, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में। लेकिन जो तर्क दिया है कि भारतीय नील की उच्च मांग और प्रतिस्पर्धा के कारण यूरोपीय उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर नील के आयात पर प्रतिबंध लगाने और विकल्पों की तलाश करने के लिए दबाव डाला, तो ये स्टेटमेंट जो ये तर्क जो दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगर बात करें नील के पौधे की तो ये मुख्य रूप से उष्ण कटिबंध में उगता है। उष्ण कटिबंध यानी कि जहाँ पर एक तरह से गर्मी भी पड़ती है और जहाँ पर कि बारिश भी पड़ती है। तो इसलिए अगर हम बात करें इसकी तो तेजी से औद्योगिकरण के कारण मांग में वृद्धि और किसी भी विकल्प की कमी के कारण यूरोपीय देशों में नील की बहुत मांग हुई। तो देखो डिमांड तो काफ़ी टाइम तक रही थी जो भारतीय नील है उसकी, तो भारतीय नील की मांग बढ़ी क्योंकि यूरोपीय कपड़ा निर्माता केवल भारतीय इंडिगो चाहते थे। और क्यों चाहते थे? क्योंकि इससे गहरा नीला रंग मिलता था, बहुत ही अच्छा गहरा नीला रंग मिलता था इससे। और इस मांग के कारण भारतीय नील की कीमत यूरोपीय बाजार में बढ़ी और ब्रिटिशों को भारतीय भूमि में अधिक नील उगाने के लिए मध्यस्थता की। एक तरह से इन्होंने भी फिर सोचा कि मतलब हम भी नील की खेती करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो अब कोई भी चीज़ अगर हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए तो हम कब तक उसका आयात करेंगे, उसको एक तरह से हम खुद भी उगाना चाहेंगे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसका नील का जो है ये उत्पादन खुद भी इन कुछ कंट्रीज़ में शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परिणाम अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों का खुला विद्रोह था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्टेड इन एन ओपन रिबेलियन ऑफ ट्राइब्स अगेंस्ट द ब्रिटिश? देखो ये वाला क्वेश्चन मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, ये अलग अलग तरह से पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अंग्रेजों ने पूरे जंगल पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया और आदिवासी लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश पर रोक लगा दी। अब देखो जिन जंगलों पर आदिवासियों का राज होता था, जैसा कि हमने पहले भी जाना है इसके बारे में कि आदिवासियों का एकमात्र आवास या फिर हम कहें रोजगार का जो जरिया था वो जंगल ही थे। तो जंगलों पर अधिकार आदिवासियों का होता था। लेकिन अंग्रेजों ने फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अपने मतलब पूरे जंगल पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया। अब आदिवासी लोगों की तो वो पूरी आजीविका है, उसी से उनका गुजारा होता था। तो और आदिवासियों का उसमें प्रवेश भी एक तरह से वर्जित कर दिया उन्होंने कि प्रवेश नहीं कर सकते आप जंगलों में। तो देखो जनजातियाँ तो विद्रोह करेंगी ही, क्योंकि आप उनसे उनकी आजीविका छीन रहे हो, उनके जीने का जरिया छीन रहे हो। तो ये क्वेश्चन बदल बदल कर पूछा गया है बहुत बार। तो जब आपको इस तरह का कुछ दिखे ना, जनजातियों का विद्रोह किस वजह से हुआ, तो ऑप्शन में अगर ये वाली चीज़ दिखे तो ये वाला ऑप्शन मतलब किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट? क्या सजेस्ट करने के लिए इन्होंने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया, ये देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो आपको पता ही है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को काफ़ी बढ़ावा दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि विधवा मतलब एक बार किसी स्त्री का अगर पति मर जाता है तो उसके बाद वो जी नहीं सकती या फिर दोबारा से विवाह नहीं कर सकती, कि ऐसा कहाँ लिखा है मुझे बताओ। तो एक तरह से हम कहेंगे कि उन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया और अंग्रेज सरकार ने उनका सुझाव मान लिया। मतलब एक तरह से अंग्रेजों ने बहुत सारी चीज़ों में साथ भी दिया था, हालांकि वो सगे तो किसी के नहीं थे। लेकिन उसकी वजह से फिर क्या हुआ, 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया। मतलब कि जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया एक तरह से। अब देखो कोई कम्युनिटी या फिर कुछ लोग अगर किसी चीज़ के विरोध में है और मान लो कोई इंसान उस चीज़ का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, तो वो इंसान भी उन लोगों का दोषी हो जाएगा, एक तरह से वो उनका दुश्मन हो जाएगा। तो वैसे ही हुआ विद्यासागर के साथ भी, इनका भी विरोध हुआ, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार होता है जैसे कि कोई किसी गाँव में रह रहा है तो वो उस पर्सन से, उस पर्टिकुलर पर्सन से कोई कुछ मतलब नहीं रखेगा, ना उससे कोई बात कर सकता है, ना उसकी कोई हेल्प कर सकता है किसी भी मुसीबत में। और एक तरह से हम कहेंगे उसका बहिष्कार इस तरह से कर दिया जाता है कि उससे कोई मतलब कोई नहीं रखना चाहता। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक, मतलब बाद तक, विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीरेश लिंगम पंतुलु थे एक, उन्होंने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया।
देखो, जब कोई एक किसी चीज़ का विरोध शुरू करता है तो जो उस चीज़ से रिलेटेड जो समर्थक होते हैं लोग, वो कुछ ना कुछ उसके लिए करते जरूर है। तो ऐसे ही इन्होंने किया, एक संगठन बना लिया और लगभग उसी समय बम्बई में युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। तो फिर उसका प्रचार प्रसार करने लगे कि भाई विधवा विवाह कोई बुरी बात नहीं है। अगर, क्योंकि पहले देखो लड़कियों की शादी कम उम्र में हो जाती थी, 15 साल के या फिर 10 साल की हो जाती थी। अब ऐसी सिचुएशन में कुछ साल बाद अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो कैसे उसकी ज़िंदगी फिर बीतेगी। तो वो उस टाइम पर विधवा विवाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इन लोगों ने भी इसका प्रचार प्रसार किया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो उत्तर भारत में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो इन्होंने भी इसका समर्थन किया था खुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय को ब्रिटिश सेना में प्रवेश करके लाभ प्राप्त हुआ और उसके पास अपने लिए एक रेजिमेंट भी थी? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज गेन बाय एंट्री इनटू द ब्रिटिश आर्मी एंड ऑल्सो हैड अ रेजिमेंट फॉर इटसेल्फ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महार। तो देखो, अलग अलग नाम से ये जातियाँ या फिर जनजातियाँ होती थी। तो मतलब एक तरह से हम कहेंगे अलग अलग कम्युनिटीज़ होती थी, तो उनमें से ये कम्युनिटी हम कहेंगे महार थी। तो इन्होंने ब्रिटिश सेना में प्रवेश किया तो इनको लाभ हुआ उस चीज़ का, और एक रेजिमेंट भी थी इनकी खुद की। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इतने लोग देखते हैं लेकिन बताता कोई नहीं है कैसी लगी क्लास। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने किसी भी जानने वाले को। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो और सीटेट चाहे जब भी हो सकता है कुछ डिले भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि सोशल साइंस का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, बीच में छोड़े नहीं। और क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज़ मैं करा रही हूँ इसमें भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 1000 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इसमें। अप्रोक्स बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं है डेटा, तो इतने 1000 लगभग बन सकते हैं क्वेश्चंस। तो इसीलिए रेगुलर अपनी तैयारी को जारी रखें, धीरे धीरे करेंगे तैयारी तो एक बेहतर तैयारी तभी आपकी हो पाएगी। तो एकदम से तैयारी करने वाला ये सब्जेक्ट नहीं है कि 10 दिन पहले पढ़े और क्लियर हो गया, या फिर 1 महीने पहले पढ़े तो क्लियर हो गया। इसके लिए कम से कम कुछ महीने तो आपको चाहिए, 3-4 महीने कम से कम चाहिए। तो अपनी तैयारी ज़रूर जारी रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।